Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, यहाँ पर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, यहाँ पर हम रेगुलर आपकी बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस हो, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, आज मैं ऑब्जेक्टिव टाइप से भी पढ़ा रहा हूँ और डिस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ा रहा हूँ एनवायरनमेंट। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे पर्यावरण की चैप्टर 6 पर। ये नो क्या है? नो यहाँ पर मैंने लिंक लिया है क्योंकि जो नेट जेआरएफ का पेपर होता है उसमें ये 90 नंबर की यूनिट है और चैप्टर 6 है हमारा एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का। और ये जो हमारा पेपर है, ये मॉडल पेपर है जो नेट जेआरएफ के लिए, सीटेट के लिए, रीट के लिए, सेट के लिए और टेट के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन इन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको ये बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बिल्कुल सही ढंग से देखना है, इसको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। देखो, दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यदि पेन और कॉपी लेके बैठे हो तो इनको साइड में रख दो, बिल्कुल बंद करके। आपको पेन कॉपी का यूज नहीं करना है। यहाँ पर आपको ये 15 क्वेश्चन है, इन 15 क्वेश्चनों को यहीं पर याद करना है। मेरे साथ चलते चलते इनको याद करना है। मैं क्वेश्चन बोला, आपको वो उस टाइम याद नहीं हुआ तो वीडियो को रोको, फिर उसको याद करो। मेरा वीडियो 40 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, आप उसको 50, 60, 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे में अच्छे तरीके से याद करो, लेकिन वो आपको यहीं पर याद होना चाहिए। बाद का कोई कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप उसको बाद में पढ़ के और बाद के याद कर रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं करना है हमें बिल्कुल तुरंत याद करना है। जैसे वीडियो कंप्लीट हो उसके साथ साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चन 100% याद हो जाने चाहिए, ठीक है। और यदि फिर आपको लगे कि यार इन क्वेश्चन की हमें बाद में रिवीजन कैसे करें, हमारे पास इनकी PDF होती या हमारे पास इनके नोट्स होते, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं आपको इन सभी क्वेश्चन की PDF दे दूंगा और PDF लेने के मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। जहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें और इन सभी क्वेश्चंस की PDF लें। मेरा खुद का एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है नेट जेआरएफ के लिए, सेट के लिए। आप मेरे उस ग्रुप में जुड़े, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब हो जाओ बिल्कुल तैयार क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए। सबसे पहले कोशिश करना कि आप क्वेश्चनों का जो आंसर है वो क्वेश्चन देखते ही बता दो। जैसे आपने क्वेश्चन देखा तुरंत आपको आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, साथ के साथ याद करना है, क्योंकि हमें अब की बार जेआरएफ लेना है। दिमाग में कीड़ा चलाना है कि जेआरएफ लेना है, हर हाल में जेआरएफ लेना है। नेट नहीं लेना है हमें, नेट से हम संतुष्ट नहीं होने वाले। जिद्दी कि जेआरएफ लेके रहेंगे, वो भी इसी बार, ठीक है। बच्चे बनना है, 5 साल का बच्चा बनना है हमें इसके लिए। जैसे 5 साल का बच्चा जिद नहीं कर लेता कि नहीं मेरे को यही चाहिए, बिल्कुल यही, उसका जैसा दूसरा भी नहीं चाहिए और उसी टाइम चाहिए, बिल्कुल ऐसा जिद्दी बनना है कि मेरे को जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो भी अब भी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 413 है, लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड है। इनको आपको मिलान करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो एक साइड महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए हैं, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व वानिकी दिवस है, विश्व प्रकृति दिवस है, विश्व ओजोन दिवस है। और दूसरी साइड दिया हुआ है 20 मार्च है, 5 जून है, 16 सितंबर है, 3 अक्टूबर है और 10 दिसंबर। आपको इनसे मिलान करना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। मैं मिलान करके बताता हूँ आपको। ऑप्शन मत देखो, डायरेक्टली मिलाओ इसको। यहाँ गलत तो मिलाओगे लेकिन मिलाओ,
जहां पर हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मिलाओ। ऑप्शन नहीं बताऊंगा, वैसे मिलाओ आप रफ कॉपी में, ठीक है। मैं मिला के बताता हूँ, फिर मैच करना आपका सही है या गलत, क्योंकि ऑप्शन तो आप हर जगह देख सकते हो। विदाउट ऑप्शन भी क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आएगा मजा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस यहां पर 21 मार्च है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च है, यहाँ पर 20 मार्च नहीं, 21 मार्च 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मिलाओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य दिवसों की जो एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकेंड रुकना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो यही 20 मार्च था, यहाँ पर आपको 21 मार्च करना है, क्योंकि जो विश्व वानिकी दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ दिवस हैं, मैंने पूरे दिवस नहीं लिखे क्योंकि आप मेरा फिर पूरा वीडियो नहीं देखोगे, एक साथ कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक मैंने यहाँ नहीं दिया है, आपको ढूंढना होगा। इन्वायरमेंट के टॉपिक में मिलेगा, जो मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट है उसमें इन्वायरमेंट में जाना और वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। विश्व के प्रमुख दिवस, मेरा सारा का सारा कंटेंट केवल नेट जेआरएफ, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर इन 3 वैकेंसियों पर है। ऐसे नहीं कि मैं रीड का, सीट का, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो सीटेट, रीड, सीटेट और टेट, इन एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इन्वायरमेंट है वो। बाकी मैं और कोई कंटेंट नहीं बना रहा, ओनली फोकस ऑन जेआरएफ, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, याद करो। मजदूर दिवस 1 मई को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को। कैंसर दिवस 7 नवंबर को। विश्व खाद्य दिवस 14 अक्टूबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। साक्षरता दिवस 7 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व वृद्ध दिवस 6 अगस्त को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व वर्षावन दिवस 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को और विश्व दूरसंचार दिवस 14 मई को। ये कुछ दिवस थे, आपको रटना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बचे हुए, ऐसे मत सोचना कि यही है। उस वीडियो में मैं समथिंग 40 दिवस लिखा रखा हूँ, 40 के 40 को याद करना। जो ट्रिक बनती थी वो मैंने बता दी वहाँ पर, किसी भी तरीके से याद करो, आपको रटना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो। हमें क्वेश्चन वो गलत नहीं करना है जो हम पढ़े हुए हैं, हमें क्वेश्चन वो गलत करना है जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 414वां क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी गुजरात के लवणकच्छ क्षेत्र और पश्चिमी घाट।
ये 4 ऑप्शन आपके पास, चारों में से सही आंसर का रिप्लाई दें। क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है भाई लोगों ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। कि जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है वो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट कहाँ पर है मैं बता देता हूँ आपको। हम जब भारत का मानचित्र बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है, नहीं दिख रहा आपको, कलर चेंज करता हूँ मैं एक बार, ब्लैक कलर दिखेगा यहाँ। कुछ इस तरीके से बनता है भारत का मानचित्र, इस तरीके से करके, इस तरीके से लेके और इस तरीके से बनता है। तो ये वाला एरिया है, ये तो कौन सा घाट है? पूर्वी घाट है। और जो ये वाला एरिया है वो पश्चिमी घाट है। तो जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है वो इस पश्चिमी घाट वाले एरिया में रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। हाल ही में पहली बार किस राज्य ने तितली को राज्य तितली घोषित किया है? बताओ कि हाल ही में किस राज्य ने पहली बार राज्य तितली को राज्य तितली घोषित किया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताओ। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने तितली को राज्य तितली घोषित कर दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। 416वां क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है? कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदापर्णी वन भी पाए जाते हैं और पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन सी दक्षिणी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। ज्योग्राफी से हो यदि आप और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, आपको मेरी तरफ से सैल्यूट। यदि आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो और यदि आप इस क्वेश्चन को सही कर रहे हो और खुद में ऐसे सोच रहे हो सीना फुला के यार मैंने ये क्वेश्चन सही कर दिया, कोई सीना फुलाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सही कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं की। क्योंकि एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक के पसीने आ जाते हैं पेपर को देखते ही। तो भाई लोगों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। देखो थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ मैं। मैंग्रोव वन वैसे जो पश्चिमी बंगाल का जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है जहाँ पर गंगा नदी गिरती है उस एरिया में भी पाए जाते हैं। सदापर्णी वन कौन से होते हैं? जिनको हम सदाबहार वन भी बोलते हैं, जिनके सदा पत्ते लगे हुए रहते हैं, वो अपने पत्ते कभी भी नहीं गिराते। और पर्णपाती वन वो होते हैं जो एक ऋतु में पत्ते गिराते हैं। क्या करते हैं? जो एक ऋतु में अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं और बिल्कुल खाली कंकाल की तरह खड़े हो जाते हैं। तो जो पश्चिमी जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर अधिक बरसात होती है, जिसकी वजह से वहाँ मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदापर्णी वन भी पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ एरियाज में पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर होता केवल मैंग्रोव वन, केवल इस क्वेश्चन में मैंग्रोव वन होता तो इसका सही आंसर होता दक्षिण पश्चिमी बंगाल। क्या होता? दक्षिणी पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंध से उपोष्ण शीतोष्ण अंटार्कटिक तक परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए कंचनजंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी नंदा देवी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी नेवरा वैली नेशनल पार्क और ऑप्शन डी नामदफा नेशनल पार्क। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको पता है कि इन चारों में से जो चारों के चारों नेशनल पार्क है वो कौन कौन से स्टेट में, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर सकते हो। यदि आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता है लेकिन आपको पता है कि ये चारों के चारों नेशनल पार्क कौन कौन से राज्य में हैं, तो आप इसका जो आंसर है वो 100% सही कर सकते हो। तो भाई लोगों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नामदफा नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है एक बार मैं बता देता हूँ।
देखो जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो सिक्किम में है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, नेवरा वैली नेशनल पार्क पश्चिमी बंगाल में है और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि यदि आपको पता है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हो। तो आप कैसे कर सकते हो? सपोज दैट ये हमारा इंडिया है, मैंने बना दिया ये इंडिया गोला सा, जहाँ पर हिमालय पर्वत है। ठीक है, इस तरीके से फैला हुआ है हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है? बर्फ पड़ती है जमकर। क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है। और जैसे जैसे नीचे की ओर आते जाते हैं तो क्या होता जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता जाता है, मतलब यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती है। जैसे हिमालय से नीचे की ओर आते जाएंगे तो सर्दी कम होती जाती है और गर्मी बढ़ती जाती है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो यहाँ पर है। ठीक है, सिक्किम है जो यहाँ पर है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल है जो यहाँ पर है। ठीक है, और उत्तराखंड है जो यहाँ पर है। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, अंटार्कटिक तक परिवर्तित होती हुई जलवायु पाई जाती है। तो ध्यान रखो जो ये सिक्किम है ये छोटा सा देश है जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ही है। इस कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु बहुत कम पाई जाती है, यहाँ पर बर्फ पड़ती है। बिल्कुल ये कंडीशन ही अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में बर्फ कम पड़ती है, अंटार्कटिक कम है, लेकिन यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती। और जो भाई साहब हमारा उत्तराखंड है यहाँ पर नीचे उष्णकटिबंधीय जलवायु है, फिर उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, फिर शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है, और बिल्कुल ऊपर हिमालय पर्वत की कड़च में यहाँ पर बिल्कुल बर्फ पड़ती है। क्या पड़ती है? बिल्कुल बर्फ पड़ती है। ठीक है, अब आ जाओ 418वें क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर और स्पाइडर वानर कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इन चारों को पढ़ना है और आपको पता चलाना है कि इनमें से कौन सा है जो भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये प्राकृतिक रूप शब्द क्या है। ठीक है, ये सब नहीं समझोगे तो क्वेश्चन को आप गलत करोगे। पेपर में क्वेश्चन को सही करने के लिए कीवर्ड को समझना जरूरी है। हम पढ़े हुए रहते हैं लेकिन क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कीवर्ड को ना समझना। यहाँ पर ये कीवर्ड है प्राकृतिक रूप। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो भाई लोगों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कि जो तारा कछुआ है, मॉनिटर छिपकली है और वामन सुअर है, ये तीनों के तीनों भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप का मतलब है कि ये यहीं पर पैदा हो रहे हैं, यहीं पर मर रहे हैं, और आज से नहीं बहुत सालों से पैदा हो रहे हैं, बहुत सालों से मर रहे हैं। और कृत्रिम का मतलब है ऑस्ट्रेलिया से लेके पकड़ के लेके आए और यहाँ पर किसी जू में डाल दिया, अमेरिका से पकड़ के लेके आए फिर किसी जू में डाल दिया, वो है कृत्रिम रूप। और प्राकृतिक रूप वो है जो बहुत हजारों सालों से यहीं पैदा हो रहे हैं, यहीं मर रहे हैं, यहीं पैदा हो रहे हैं, यहीं मर रहे हैं। और कृत्रिम रूप क्या होता है? बाहर से पकड़ के लेके आया, किसी गार्डन में या किसी जू में डाल दिया और वहाँ पर उसको कृत्रिम तरीके से इन्वायरमेंट देकर और उसका पालन पोषण करा जा रहा है, उसको जीवित रखा जा रहा है। किस तरीके से? कृत्रिम वातावरण देकर उसको। ठीक है ना? आगे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 419 कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? अच्छी तरीके से रट लो। वीडियो कंप्लीट होते ही मैं सारे के सारे क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और आपको अपनी खुद की कसम हर एक क्वेश्चन का बिना टिप्पे हुए सही आंसर देना है। ठीक है?
पहला है विषाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है जीवाणु। और ये टोटल 4 ऑप्शन आपके पास। चारों में से बताना है कि खाद्य श्रृंखला में अपघटक जीव कौन कौन से हैं, बताओ। तो भाई लोगों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कि जो कवक और जीवाणु है वो अपघटक है, जबकि जो विषाणु है वो खाद्य श्रृंखला में जीव अपघटक नहीं है। ध्यान रखना, जीव अपघटक बहुत प्यारा सा शब्द है, यहाँ पर कीवर्ड है ये। जो जीव अपघटक है वो यहाँ पर कीवर्ड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए पेरिस में, बी टोक्यो में, सी स्टॉकहोम में, डी रियो डी जेनेरो में। ध्यान रखो, यदि आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत खराब है, और उसके लिए आपको मेरे चैनल के जो डेस्क्रिप्टिव वीडियोज़ हैं उनको देखना है, उनको रटना है, उनको समझना है। बहुत आसान सी लैंग्वेज में लिखा रखता हूँ, एक बार देख लोगे मर जाओगे लेकिन भूलोगे नहीं। जब यमदूत के पास चले जाओगे तो भी वहाँ पर याद आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था। यमदूत के पास भी ये क्वेश्चन याद आएंगे आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बताओ इसका सही आंसर, कि 420 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक हुआ है? किसका? जीवमंडल का संरक्षण। पहला है बाघ परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना, राज्य उद्यान एवं अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। चारों में से बताओ सही आंसर क्या होगा, बताओ। इतना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी खोपड़ी को काम ले लोगे ना, कितनी चिन्नी सी खोपड़ी को काम ले लोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल 100% सही बताओ, केवल चिन्नी सी। मैं ही बता देता हूं, तो लो भाई मैं ही बता देता हूं आपको इसका आंसर। इसका आंसर है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बीच बीच में इंग्लिश झाड़ लेनी चाहिए, जिससे आपको भी लगे कि सर जी को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश मेरी बहुत वीक है। कई बार मैं खुद की स्पेलिंग लिखना भूल जाता हूँ, इतनी वीक है मेरी। मैंने क्या बताया था कि थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे क्वेश्चन को सही कर दोगे। बताता हूँ कैसे। जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक हुआ है? जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक हुआ है? बाघ परियोजना केवल बाघों से संबंधित है, हाथी संरक्षण परियोजना केवल हाथियों से संबंधित है, राज्य उद्यान एवं अभ्यारण्य परियोजना ये केवल राज्यों से संबंधित है, और राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य परियोजना इसमें ये तीनों के तीनों शामिल हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य परियोजना है इसमें राज्य परियोजना भी, हाथी संरक्षण परियोजना भी, बाघ संरक्षण परियोजना भी, इसके अलावा जितनी भी संरक्षण परियोजना है वो सभी की सभी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में शामिल हैं, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 422। नहीं दिख रहा है आपको, मेरे को पता है नहीं दिखेगा आपको, लेकिन मैं दिखा के रहूंगा। 422 का क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में पेट्रोल के जलने पर वायु प्रदूषण होता है क्योंकि इसमें जलवाष्प उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन बनता है। बिना अभिक्रिया किए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उत्सर्जित होती है। चारों ऑप्शनों को देख के एक ऑप्शन का तो पता चल गया होगा कि ये तो बिल्कुल गलत है, फिर दूसरे का भी पता चल गया होगा कि ये भी बिल्कुल गलत है। अब बचे आपके पास दो में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तीसरे का भी पता चल गया आपको कि वो भी बिल्कुल गलत है, और फिर चौथे का आपको वैसे ही पता चल गया कि ये सही है, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे। देखो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूं, पहले पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं।
चौथा कथन था कि बिना अभिक्रिया किए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उत्सर्जित होती है। भाई लोगों, जब साधनों से ही ऑक्सीजन निकलने लग जाएगी, गाड़ियों से ही ऑक्सीजन निकलने लग जाएगी, तो फिर ये पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है? तो ये बात तो यहाँ गलत है। दूसरा, जलवाष्प उत्पन्न होगा। यदि गाड़ियों की धुआं से जलवाष्प निकलने लग जाए तो आज जबरदस्त तरीके से बरसात होगी, सदा ह्यूमिडिटी रहेगी, तो ये बात भी गलत है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी में इंक्लूड है, तो इसलिए ये भी थोड़ा थोड़ा गलत है और ये बिल्कुल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन बनता है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 423वां बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है, क्यों? किसी को तो यह भी पता नहीं होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है। भाई लोगों, ये एक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है। अब इससे आदमी की मौत हो जाती है, तो क्यों होती है, ये पूछ रहा है ये एग्जामिनर। सॉरी, यहाँ पर एग्जामिनर मैं खुद हूँ। पहला, यह शरीर में विद्यमान ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यह ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक द्रव को अपचयित करता है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के योग्य बना देता है। और चौथा है, यह रक्त को सुखा देता है। बताओ, लो और भी दिखा देता हूँ मैं आपको, नहीं दिख रहा हो तो किसी को। अब देखिए, अब बताओ इसका सही आंसर, बताना पड़ेगा सही। देखो, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बताओ गलत बताओ, लेकिन बताओ, क्योंकि एकमात्र ये ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको तुक्का मारने का मौका मिलता है, वरना हर किसी एग्जाम में तुक्का मारने का मौका नहीं मिलता। यदि किसी एग्जाम में आप तुक्का मार दोगे तो वहां पर दूसरा क्वेश्चन फोकट में दे बैठ जाओगे, लेकिन यहाँ तुक्का मारोगे तो सिलेक्शन लेके बैठ जाओगे। सही तुक्का मार दिया तो सिलेक्शन होगा, 100% होगा। तो देखो, यहाँ पर बिल्कुल सही है, वो है ऑप्शन बी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे आदमी की मौत हो जाती है, जिसका कारण है कि यह रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके, क्रिया करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करके ने अयोग्य बना देता है। कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो खून के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बो हीमोक्सोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बो हीमोक्सोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन दोनों क्रिया करेंगे तो कार्बो हीमोक्सोग्लोबिन बनेगा, जो हमारे खून से ऑक्सीजन को अवशोषित करने से रोकना स्टार्ट कर देता है। हमारे खून में ऑक्सीजन जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे बाहर आ जाएगा, उसका बिल्कुल भी काम नहीं होगा। ठीक है, एक तरीके से हमारी फिल्टर मशीन को खराब कर देता है। 424वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रियल बता रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिए ना यार, सही नहीं है, ये बहुत गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हो ना, तो यार मैं क्या बताऊं यार, कुछ शब्द ही नहीं है आपके लिए। उस महानुभाव के लिए मेरी डिक्शनरी में, क्या पूरी दुनिया के डिक्शनरी में कोई शब्द ऐसा नहीं है जो उसके लिए उपयोग किया जाए जो इस क्वेश्चन को गलत बता रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर है जीव और वातावरण। क्या है? जीव और वातावरण। बता देता हूं, एक रूल ध्यान रखो, जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। आपको इतनी तेज तरीके से भगना है। भगने का मतलब नहीं है कि आप रेस कर दो, नो। आपको लाइफ में इतनी तेजी से आगे बढ़ना है कि जो लोग आपको पीछे खींच के लेके आ रहे थे ना, उनकी जो पहुंच है, उसका जो हाथ है, वो आपके पांव तक ना पहुंच पाए। वो जैसे आपके पांव में आपको गिराने के लिए एक डोरी डाले, वो तुरंत खुद डोरी टूट जाए। आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। पहली बात, पारिस्थितिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है। दूसरी बात,
पारिस्थितिकी क्या होता है? इसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1866 में एक जर्मन विद्वान थे हैकल, उन्होंने किया था। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1866 में किसने? हैकल ने। कहाँ का था? जर्मनी का था। आ गया तो जो इकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के ओक्योलॉजी से बना हुआ है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के ओक्योलॉजी से बना है, और जो ये ओक्योलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ओलियोस और लॉजी। ओलियोस का मतलब होता है घर व आवास, और लॉजी का मतलब होता है लॉजी नहीं लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या होता है? अध्ययन, मतलब घर और आवासों का अध्ययन। ठीक है, आ गया जाओ। मजा आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो भी लेना है मजा। किसी का गुलाम नहीं है, खुद को लेना है मजा। खुद की जिंदगी खुद को बनानी है, याद रख लो, खुद का फ्यूचर खुद को बनाना है। भगवान उन कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उन कार्यों में कोई इंटरफेयर नहीं करता जो काम वो खुद नहीं करता, और जिंदगी जीने का काम अपना खुद का है। इसमें भगवान कोई साथ नहीं देगा, कोई आपका बुरा नहीं करेगा। उसको अपन को खुद को जीनी है। क्या करना है? खुद को जीना है। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आप टी स्टॉल पर बैठ के जीते हो या फिर किसी अच्छी रेपुटेशन वाली जगह पर बैठ के जीते हो। ध्यान रखना, एक बार मिलिए। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं, वो 70 से 80 साल जी के जाते हैं, लेकिन उनको लाइफ टाइम लोग याद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं वो 60 से 70 साल जीते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं रहता। उनका जीते टाइम भी ये नहीं पता रहता कि ये कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ का है, कुछ नहीं पता रहता। वो लोग अपनी जीते जी पहचान खो देते हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते। अरे भाई लोगों, कुछ करो तभी पहचान मिलेगी, तभी पहचान मिलेगी। और हमें, आप कोई भी काम हो उसको इस तरीके से करना है कि खुद को मजा आ जाए, खुद को मजा आ जाए कि वाह यार मैंने क्या काम किया है। खुद की छाती फूल जाए, 56 इंच का सीना हो जाए कि वाह मैंने क्या काम किया है। कोई भी एक फिक्स टारगेट बनाओ। अब आपका टारगेट है JRF, माइंड में घूस लो, एक कीड़ा चलाओ दिमाग में कि JRF लेना है, पाड़ के रहना है JRF, नेट नहीं लेना है, नेट नहीं JRF। अगली बार नहीं, इसी बार, इसी एग्जाम में JRF लेना है। वो भी केवल JRF नहीं, बहुत अच्छा स्कोर करना है, टॉप में आना है, टॉप में, जिससे सीना चौड़ा करके कह सकूँ ओए मेरा इतना स्कोर था, समथिंग मेरी ये पोजीशन थी। ध्यान रखना। चलो अब हम आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों में, समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। ऑप्शन ए है इकोटोन, संक्रमिका, पारिस्थितिकी क्रमता, आवास और आवास क्षेत्र। ठीक है, बताओ इसका सही आंसर। 425वें का सही आंसर क्या है भाई लोगों? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी क्रमता। पारिस्थितिकी क्रमता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं बता देता हूं कि पारिस्थितिकी क्रमता क्या होता है। पारिस्थितिकी क्रमता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जाता है। कि जो पारिस्थितिकी क्रमता है, इसके द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ।
EPA का पूर्ण रूप क्या है? आपको EPA की फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन इन्वायरमेंटल प्रोजेक्शन एजेंसी, ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट एजेंसी, ऑप्शन सी इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल एजेंसी, ऑप्शन डी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट एजेंसी। बताओ। मैंने खुद ने बनाया है सारा का सारा पेपर। ये भी बता देना कि यार पेपर सही बनाया या नहीं बनाया, इसमें और कुछ सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये तो आप बता सकते हो ना यार। और प्लीज़ सपोर्ट करो यार, मैं आपको बहुत अच्छा इसका दिलाने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। मेरे से जितना हो रहा है उतना कर रहा हूँ। मैं रियल बता रहा हूँ। रात को 4 से 5 घंटे की नींद ले पाता हूँ। पूरा बिजी शेड्यूल चल रहा है। 2 वीडियो इनके बनाने, उसके अलावा ज्योग्राफी का बनाना, उसके अलावा वैकेंसी से अपडेट रखना, बहुत सारा काम होता है। वैसे किसी एक बुक से उठा के बनाता नहीं कि चलो 1 घंटे में हो। ये जो आप PDF देख लो, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। ये 15 क्वेश्चन 3.5 घंटे की मेहनत है। ये मैंने 3.5 घंटे तक मेहनत किया था। उसके बाद ये PDF बनी है। उसके बाद इसको PDF में कन्वर्ट किया है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला अपने में। फिर वहाँ पर मैंने रिजल्ट का एनालिसिस किया है कि कैंडिडेट्स ने कितना कितना स्कोर किया है, 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फिर वहाँ पर किसी को डाउट था किसी क्वेश्चन में, तो उनका डाउट क्लियर किया है और फिर PDF बना के और मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सोच सकते हो एक PDF को तैयार करने में, एक वीडियो बनाने में मेरे को कम से कम 5 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है। और विश्वास ना हो तो एक दिन करके देखो, आप खुद देख लेना। किसी एक बुक से उठाए हुए क्वेश्चन नहीं है ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बार बार रिपीट हुए हुए हैं। वरना एक बुक से क्वेश्चन उठा के बनाने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो भाई लोगों, जो 426वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोजेक्शन एजेंसी। देखो, EPA की स्थापना कब हुई थी? 2 दिसंबर 1970 में। यह मानव स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। यह मानव स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधित नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? चाइना, रूस, जापान, अमेरिका। बताओ, चारों में सही आंसर क्या है? फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो भाई लोगों, यहाँ पर जो सही आंसर है ना वो है चाइना। क्या है? चाइना है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चाइना 30%, अमेरिका 15%, यूरोपियन देश 9%, भारत 7%, रूस 5%। ये रेशो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा योगदान चाइना 30%, अमेरिका 15%, यूरोपियन देश 9%, भारत 7%, रूस 5%। ठीक है, ये इसकी आंसर किया। ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है। आप यदि इन सभी क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हो तो आप इन कॉन्टैक्ट पर डिस्कस कर सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, बहुत शानदार सा व्हाट्सएप ग्रुप है। बहुत मेहनत करता हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और वहाँ पर मैं मेहनत करवाता भी हूँ। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े आप, बहुत अच्छा स्कोर होगा। थोड़ा सा इस पर चार्ज लगेगा आपका, चार्ज बिल्कुल नाम मात्र है। दिन का 1 रुपये भी चार्ज नहीं पड़ रहा है आपके, ये भी ध्यान रखना। बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा, बहुत मस्त सा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। अब मैं 5 मिनट में रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, जल्दी बताओ। 1 दिसंबर को। मैं क्वेश्चन बोलूँ उसी टाइम आपके फीलिंग आ जानी चाहिए। मैंने जैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया आपको डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, तो समझना आपकी तैयारी सही है। और यदि आप मेरे आंसर का वेट कर रहे हो तो आपको ये वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, तीसरी बार देखना पड़ेगा, चौथी बार देखना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको तब तक देखना पड़ेगा जब तक आप इस तरीके से आंसर ना बता दो कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ तुरंत आंसर बता दूँ। ठीक है, कैंसर दिवस जल्दी बताओ। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को।
मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक है। कौन से राज्य ने पहली बार तितली को राज्य तितली घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। कंचनजंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? सिक्किम में। नंदा देवी नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। नेवरा वैली नेशनल पार्क कहां पर है? नेवरा वैली नेशनल पार्क, जल्दी बताओ। पश्चिमी बंगाल में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। अब इन चारों ऑप्शन के बेस पर आप आंख बंद करके एनालिसिस करो कि मेरा क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन क्या था मेरा, ये आपको खुद को एनालिसिस करना है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में। कहां पर? स्टॉकहोम में। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी को इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एक जर्मन के विद्वान थे। कौन? हैटल। कब किया था? 1866 में। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के कौन से शब्द से हुई थी? इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के कौन से शब्द से हुई थी? तो दोस्तों, इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओकियोलॉजी से हुई थी, और जिसका अर्थ है घर व आवास अध्ययन, मतलब घर और आवास का अध्ययन करना। EPA का फुल फॉर्म बताओ, जल्दी से जल्दी EPA का फुल फॉर्म बताओ। आंख बंद करके तुरंत मेमोरी में एनालिसिस हो जाना चाहिए कि EPA की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी। EPA का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोजेक्शन एजेंसी। क्या था? इन्वायरमेंटल प्रोजेक्शन एजेंसी। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि EPA की स्थापना कब हुई थी? करो एनालिसिस कि EPA की स्थापना कब हुई थी? 2 दिसंबर 1970 को। EPA क्या था? तीसरा क्वेश्चन बन रहा है कि EPA क्या था? ये खुद एनालिसिस करो, इसका मैं आपको आंसर नहीं दूंगा। या तो आप वीडियो को दोबारा देख के देखो, कैसे देखो, आंसर नहीं दे रहा मैं। चाइना कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है? 30%। भारत कितना करता है? 7%। रूस कितना करता है? 5%। अमेरिका 15% और यूरोपियन देश 9%। तो आपका बिल्कुल एक तरीके से रिवीजन हो गया। पहले मैंने आपको सही से याद करवा दिया, फिर आपका मैंने रिवीजन करवा दिया। अब आपको ये वीडियो कंप्लीट अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि हमें अब PDF चाहिए, तो भाई लोगों ये कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, जो बहन जी हैं वो भी सुन लेना। मैं भाई लोगों शब्द ही ज़्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। तो भाई लोगों में बहन जी और भाई जी दोनों हैं, ध्यान रखना। तो भाई लोगों और बहन जी हो, आपको अब लग रहा है कि मेरे को PDF चाहिए, तो इन नंबरों पर कांटेक्ट करें और थोड़ा सा चिन्या सा नाममात्र सा पे खर्च करें और सारी PDF लें साथ। 427 क्वेश्चनों की तो एक साथ PDF मिल जाएगी। इसके अलावा उसी रुपए में आपको और भी आगे तक की समथिंग 2000 क्वेश्चनों की PDF मिल जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, ठीक है। बाय।